नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। केसीआर के लिए अपना गढ़ बचाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से केसीआर की चौतरफा घेरेबंदी चल रही है, उस घेरेबंदी ने केसीआर की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भाजपा जो कर रही है, भाजपा जिस तरीके से वहां पर बिसात बिछा रही है और वो ये उसके अपनी एक योजना है, उस योजना के तहत वो काम कर रही है, वो क्या है और आखिर में क्या उसकी रणनीति है, किस तरीके से वो न सिर्फ तेलंगाना की विधानसभा सीटें बल्कि लोकसभा की सीटों पर भी उसकी नजर है। और उसके लिए वो जिस तरह से वहां पर सियासी ताना बाना बुन रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो दल ऐसे हैं जो वहां पर अपने लिए संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। एक तो नैसर्गिक रूप से अपने आप को यह मानता है कि तेलंगाना की जमीन, की सियासी जमीन उनके लिए बड़ी मुफीद है, और दूसरा वहां पर अपनी जमीन तलाश रहा है और उसको लगता है कि हम परजीवी बनकर कुछ हासिल कर सकते हैं। हम बात अभी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। कांग्रेस को यह लगता है कि साहब, आंध्रा को तो दो भागों में हमने बांटा, तेलंगाना तो हमने बनवाया, तो तेलंगाना में स्वाभाविक तौर पर हमारी जो जमीन है वो मजबूत है और किसी भी और राजनीतिक दल के मुकाबले हमारी जो है वहां पर स्वीकार्यता ज्यादा होगी, ऐसा वो मानकर चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि यही तेलंगाना है और यही वो केसीआर की टीआरएस है, जिसके साथ जब प्रशांत किशोर का इधर डील फाइनल होता है और उधर प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने के दरवाजे बंद होते हैं, क्या ये महज इत्तेफाक है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये इत्तेफाक तो नहीं जान पड़ता, हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन इतना खूबसूरत इत्तेफाक कैसे हो गया कि इधर केसीआर के साथ डील फाइनल होती है और उधर प्रशांत किशोर को कांग्रेस नमस्कार कहती है। अब आप समझिए कि ये टीआरएस तेलंगाना टीआरएस के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी कितना महत्वपूर्ण, कांग्रेस इसे लेकर कितना संजीदा है। क्योंकि वहां एक संदेश जा रहा था, जो इस तरह का घालमेल चल रहा था, उसे ये संदेश जा रहा था कि संभवतः कांग्रेस और टीआरएस गठबंधन करेंगी। और इस तरह का जो संदेश है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए तो ठीक कहीं से नहीं था। तो ये तमाम चीजें जा रही थी और कार्यकर्ता तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके अंदर का जो अपना गुबार होता है, उबाल होता है कि साहब, हम जिसके साथ भर दिन जिनके खिलाफ हमने मोर्चेबंदी की, अब ये लोग ऊपर से गठबंधन कर लेते हैं। तो ये इस तरह का, इसीलिए कहा जाता है बेमेल गठबंधन। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, फिर हम लोग आते हैं आम आदमी पार्टी पर, कि अब एनसीपी और शिवसेना का तो बेमेल गठबंधन है। जिस दल के लोग एक दूसरे का सर फोड़ने को उतारू हो जाते थे, मतलब सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, अब वो लोग कैसे एक साथ एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे? ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा समस्या हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे तेलंगाना की, तो तेलंगाना में इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं एक समय लगा कि बन रही हैं। बहरहाल, तो अब ऐसी कोई परिस्थिति, चूंकि अब वहां पर राहुल गांधी गए और उन्होंने बाकायदे जो है बिगुल फूंका और बिगुल फूंक के बता दिया कि नहीं, हम अकेले जा रहे हैं और कोई गठबंधन में कोई संभावना नहीं है, और ये जो केसीआर है तो राजग तरह रहते हैं। हालांकि ये मजेदार बात है कि ये सवाल कोई राहुल गांधी से भी पूछ सकता है, पर हम उन सवालों पर नहीं जाएंगे। अपना यह है कि कांग्रेस भी वहां पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की फिराक में है और वो मानती है कि हम मजबूत दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी भी वहां संभावना तलाश रही है। आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि हमारे लिए यहां चीजें बहुत बेहतर हैं, चूंकि जिस वोट बैंक के भरोसे, चाहे टीआरएस हो, चाहे कांग्रेस हो, और तमाम जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो लोग हों, वो जिस वोट बैंक के सहारे सियासत करते हैं, आम आदमी पार्टी को लगता है कि वोट बैंक उसके पास आ चुका है। वो वोट अब कांग्रेस के बजाय उसके पास जाएगा, और कांग्रेस का जो वोट है, जिस तरह का पैटर्न है, जो जिस तरह से वो खिसक रहा है, उस तरीके से भी आम आदमी पार्टी को लगता है कि जो कांग्रेस की लिगेसी है,
जो कांग्रेस का वोट है वो उसके पास आएगा, इसलिए वहां अपनी वो संभावना तलाश रहा है। इन दोनों से इतर भाजपा की जो घेरेबंदी है, वाकई में उस घेरेबंदी ने केसीआर के सिर में दर्द पैदा कर दिया है। आप देखिए वो किस तरह से भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसको तीसरा मोर्चा कहा गया। अब ये अलग बात है कि जब वो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में थे तो मिला तो सब कोई उनसे, लेकिन किसी ने उनको भाव नहीं दिया। और उसकी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में अपनी संभावना ढूंढ रही है, इसलिए वो किसी भी ऐसे इनिशिएटिव को जो केसीआर की तरफ से किया जा रहा है उसे मैच्योर नहीं करने के मूड में है। तो ये तो एक बात हुई। भाजपा वहां पर आप देखिए कि प्रजा संग्राम यात्रा निकली है, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये 1 अगस्त में निकली थी, और ये दूसरी यात्रा है जो अप्रैल में शुरू हुई थी, और जिसे अमित शाह ने, आप समझिए कि एक तरह से उसकी झंडा दिखाकर उसकी शुरुआत की थी। फिर आप देखिए कि अब जो समापन होगा, संभवतः 14 मई को एक बड़ा कार्यक्रम होगा तेलंगाना में, प्रजा संग्राम यात्रा का दूसरा चरण है। ये संभवतः 4 चरणों में यात्राएं होंगी प्रजा संग्राम यात्रा, और प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए भाजपा पूरे तेलंगाना को आप एक समझिए कि रौंद देना चाहती है। मतलब सब लोग ये वहां पद यात्रा चल रही है, और इस पद यात्रा के जरिए वहां पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है टीआरएस के खिलाफ, केसीआर की सरकार के खिलाफ। उनको बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि साहब देखिए किस तरह का यहाँ माहौल है, और ये सरकार ने किस तरह से काम किया, कहाँ भ्रष्टाचार है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की कौन सी योजना है जिसका लाभ आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये तमाम चीजें इस प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए आम लोगों को बताने की कवायद में भाजपा लगी हुई है। अब एक तो ये हुआ, दूसरा भाजपा अपने तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट चुन रही है, और उसकी पूरी कोशिश है कि चुनाव की घोषणा के होने से पहले तक उसका जो कैंडिडेट हो वो अपने मतदाताओं से, जो उसके मतदाता हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब आप समझिए कि 10 से 15 बार तक वो मिल चुके। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप कल्पना करिए कि कोई आदमी आपके इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपसे 20 बार मिल रहा है। 20 बार मिलने का मतलब ये हुआ कि आपको उसका चेहरा भूलेगा ही नहीं, आपको उसका चेहरा याद हो जाएगा। और जब आप निकलेंगे तो वोट देने के लिए, तो आपके दिमाग में एक बार आएगा ना, यार भाजपा का वो कैंडिडेट आया हुआ था। इस तरीके से भाजपा योजना बनाई हो, मतलब वो हैम्पर कर रही है। और फिर उसका जो अपना आईटी सेल है, बहुत मजबूत आईटी सेल जो है वहां पर गठित किया गया है, जो काम कर रहा है उन तमाम मुद्दों को जो प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए उठाए जा रहे हैं, उन मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। मतलब अब आप देखिए कितने करीने से जो है योजना चल रही है। पहले प्रजा संग्राम यात्रा हो रही है, उस प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए सरकार विरोधी लहर पैदा की जा रही है। सरकार जो काम नहीं कर पाई है, जो उसने वादे किए थे, या जिन कामों में भ्रष्टाचार है, उन बातों को पहले डोर टू डोर जाकर लोगों को बताया जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, फिर सोशल मीडिया के जरिए जो आईटी सेल है वो इन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचा रही है। फिर जो इनके अपने कैंडिडेट होंगे, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इन्होंने अपने 8, 10, 15 लोग चुने हुए हैं कि ये उम्मीदवार के दावेदार हो सकते हैं, वो लोग अलग से जाकर इन बातों को बता रहे हैं। अब आप समझिए इस तरीके से भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। और फिर तेलंगाना को लेकर वो कितनी गंभीर है उसका अनुमान आप 2-3 घटनाओं से लगा सकते हैं। देखिए पिछले 1 महीने के भीतर 2 से 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके, और 2 बार कम से कम अमित शाह पहुंच चुके, और तीसरी बार की योजना है कि जो 14 मई को दूसरे चरण का समापन होगा प्रजा संग्राम यात्रा का, उसमें अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, और यह तीसरी बार होगा जब जेपी नड्डा पिछले 1 से 1.5 महीने के भीतर तेलंगाना पहुंचेंगे। और इसे पूरा एक बड़ा इवेंट बनाना, और इवेंट का मतलब यह हुआ कि पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन करना। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना सिर्फ तेलंगाना तक की बात नहीं है, ना तेलंगाना की उन 119 सीटों की बात है
या संभवतः 117 सीटें जो विधानसभा की हैं और 17 लोकसभा की सीटें। मसला सिर्फ उसका नहीं है, वो तो एक फैक्टर है ही है कि भाजपा की निगाह उन 17 लोकसभा की सीटों और 119 जो विधानसभा की सीटें उस पर उसकी नजर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस मोमेंटम के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए जो वो कंपन वाइब्रेशन एक पैदा करना चाहते हैं, उसके जरिए वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहां तक वो अपना प्रभाव जो है इसके जरिए एक मैसेजिंग करना चाहते हैं। अब देखिए हैदराबाद में जिस तरह से कैंपेनिंग हुई वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर, लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री उतर गए। प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी कोई भाजपा का नेता नहीं बचा होगा या मंत्री जो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में ना गया हो। ये बताता है कि कितनी गंभीरता से दक्षिण को भाजपा देख रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 130 सीटें हैं दक्षिण में, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उत्तर में आप ये कहिए कि भाजपा अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है उत्तर में, अब उसे ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं दक्षिण में टटोलनी है और इस दिशा में भाजपा काम कर रही है। असल में ये जो प्रजा संग्राम यात्रा है, मैं उसको उस नजरिए से देखता हूं कि वहां पर जो ये तेलंगाना को जिस तरह से मथा जा रहा है या कर्नाटक को जिस तरह से मथा जा रहा है, यहां पर योजना यह है कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश दक्षिण में दिया जाए। भले तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि नहीं भी रास्ता बड़ा लंबा है, केरल में भले लोग कहते हैं रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन आप अगर जो अमित शाह कहते हैं उसको अगर सुनिए तो वो कहते हैं कि साहब हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते ही नहीं हैं, हम तो अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए लड़ते हैं। और ये वही भाजपा है जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, और अगर हम सिर्फ भाजपा की बात करें तो इसके 2 सांसद हुआ करते थे और आज 302 सांसद हैं। तो ये बात ठीक है कि ये विचारधारा को फैला रहे हैं, और जिस तरीके से ये विचारधारा फैल रही है वो जाहिर तौर पर एक समय ऐसा आएगा कि जब दक्षिण में संभावनाएं बदल जाएंगी। यही कारण है कि जब वहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो न सिर्फ केसीआर और टीआरएस बल्कि पूरे दक्षिण में एक कंपन हो रहा है। अब वो किस तरीके से वोट में कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 14 मई को कार्यक्रम होने जा रहा है उसका असर सिर्फ तेलंगाना तक नहीं रहने वाला है। हां, ये जरूर है कि तेलंगाना पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। यही कारण है कि भाजपा की जितनी भी कवायद है उससे केसीआर और टीआरएस खासा परेशान है कि उनका जो किला है वो कहीं जो उन्होंने अभेद बना रखा है उसमें कहीं भेद ना हो जाए, और ऐसा भेद ना हो जाए कि आने वाले समय में टीआरएस के लिए वहां जमीन अनफर्टाइल हो जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।